फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। इन प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 मैंने बनाया था, पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्ट 1 में हमने कुछ वीडियो लंबी हो रही थी, इसके लिए मैंने उसको डिसकंटिन्यू किया था, जहाँ पे हमने जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग तक देखा था। आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे उसके आगे के टॉपिक्स। जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग के बाद जो है एक नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग आपने देखा होगा। बहुत सारे कंपनीज के चेक होते हैं, उस पर नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग करके लिखा होता है। तो उसका मीनिंग क्या होता है वो आज समझ लेते हैं। नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग, ऐसे क्रॉस किया होगा और इसमें लिखा होगा नॉट निगोशिएबल। तो ये नॉट निगोशिएबल जो है एनआई एक्ट के सेक्शन 130 में इसका डिफाइन किया गया है। इसका डेफिनेशन जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम एक निगोशिएबल और नॉट निगोशिएबल को समझते हैं। अभी देखिए, निगोशिएबल के केस में जैसे होता है कि ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल का मतलब होता है कि ट्रांसफरेबल, मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कितने लोगों को भी वो चेक या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सपोज कि यहाँ पे ए है जो इशूअर है, जिसके पास बैंक अकाउंट है, जिसने एक चेक जो है इशू कर रहा है। ए एक इशूअर है, इसने इशू किया एक चेक बी के नाम पे। बी के नाम पे इसने एक चेक इशू किया और बी ने कुछ क्रेडिट पे सामान खरीदा था सी से, तो सी को इसने इशू कर दिया। बट ए ने इशू किया 1000 का चेक और बी एक फ्रॉड करता है और उसने क्या करता है कि एक जीरो बढ़ा देता है, 1000 को वो 10,000 बना के सी को दे देता है। तो ये इस टाइप से इसका ट्रांसफ़र कर देता है, इंडोर्स कर देता है अपने चेक का। ए ने बी को दिया, बी ने फ्रॉड करके उस पर आसानी से एक जीरो बढ़ा के 10,000 करके और उसको उसने सी को थमा दिया। सी क्या करता है कि ए से जाता है, ए के अकाउंट से बैंक में जाता है पेमेंट के लिए, और ए के अकाउंट से है वो जो पे हो जाती है 10,000 रुपीज़ सी को। इसने चालाकी से उसने फ्रॉड किया था, इतने चालाकी से उसने उसमें अल्टरेशन किया था कि सी का अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाता है और ए का अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो ए के अकाउंट से पैसे निकल के सी को पेमेंट हो जाती है। तो इस केस में क्या ए जो है सी पे केस कर सकता है? तो नहीं। निगोशिएशन के केस में जो है ए सी को केस नहीं कर सकता। अगर उस चेक पे नॉट निगोशिएबल वर्ड नहीं लिखा है तो एनआई एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यह बोलता है कि ट्रांसफ़र का पॉसिबिलिटी बनता है, बट अगर कोई फ्रॉड करता है तो टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर बी फ्रॉड है तो बी के ऊपर केस होगा। बी का फ्रॉड का जो है कैरेक्टर है बी का कि बी ने फ्रॉड किया है, तो बी का टाइटल फ्रॉड का है। सी तो इनोसेंट है, इसके ऊपर कुछ केस नहीं होगा क्योंकि बी ने ही फ्रॉड करके और सी को वो चेक जो है फ्रॉजरी करके सी को उसने इंडोर्स कर दिया था। तो इस केस में एनआई एक्ट ये कहता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र होता है बट टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर सी इनोसेंट है तो वो इनोसेंट रहेगा, इसके ऊपर कुछ केस दर्ज नहीं कर सकते, बल्कि बी के ऊपर केस होगा। बट अब हम लोग देखते हैं कि नॉट निगोशिएबल का मतलब क्या होता है। जब भी नॉट निगोशिएबल ऐसे क्रॉसिंग करके किसी चेक पे मेंशन होगा, अभी आप बोलेंगे कि निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, नॉट निगोशिएबल मतलब नॉट ट्रांसफरेबल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग है, इसमें भी ए चाहे तो बी को, बी चाहे तो सी को, सी चाहे तो डी को, ऐसे करके वो इन कितने लोगों को भी इंडोर्स कर सकता है नॉट निगोशिएबल के केस में भी। बट इसमें डिफरेंस यही होता है कि सपोज ए है, बी है एंड सी है। बी इसमें फ्रॉड करता है और चेक पे लिखा है नॉट निगोशिएबल, तो इसके केस में अगर सी जो है ए से पेमेंट के लिए जाता है और ए का अकाउंट डेबिट होकर सी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, पैसे आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो इस केस में ए जो है सी पे केस कर सकता है क्या? तो हाँ, इस केस में जो है केस कर सकता है क्योंकि चेक पे नॉट निगोशिएबल लिखा है। इसका मतलब कि सी ने जब भी चेक लिया बी से तो उसको इसका जांच कर लेना चाहिए, अच्छे से ये जांच कर लेना चाहिए था कि ये चेक ये प्रॉपर है क्या, इसने कुछ फ्रॉड करके तो नहीं दिया है, क्योंकि इस पर नॉट निगोशिएबल वर्ड मेंशन है। तो इसके केस में टाइटल ट्रांसफ़र भी हो जाता है, बी के साथ साथ सी पे भी केस हो सकता है। तो यही डिफरेंस है ये दोनों के बीच का। तो ये नॉट निगोशिएबल आता है सेक्शन 130। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि वेदर द इंस्ट्रूमेंट कंटेन एनी इंडोर्समेंट। अब इंडोर्समेंट की केस आ जाती है।
कि ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इंडोर्स हुआ है क्या। मोस्टली चेक के केस में तो ये सारी चीज़ें हो तो सकता है, बट प्रैक्टिस में नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट के केस में ये सब होता है। इंडोर्समेंट जो है सेक्शन 15 ऑफ एनआई एक्ट में डिफाइन हुआ है, और ये क्या कहता है कि व्हेन मेकर और होल्डर ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन द सेम अदरवाइज दैन ऑन द सच मेकर फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन ऑन द बैक और फेस देयर ऑफ अ स्लिप ऑफ पेपर अनेक्स देयर टू ही सेड द इंडोर्स द सेम। अभी इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए कि ए है, ए का अकाउंट है, ये जो है मेकर कहलाएगा। इसने, इसका जो बैंक अकाउंट है उसमें एक चेक इशू हुआ है, उसने चेकबुक से एक चेक लिया, साइन किया और उसको बी को दे दिया। बी के नाम पे, बी जो पेई कहलाएगा, जिसको पेमेंट मिलेगा, इसके नाम पे अपना उसने दे दिया। ये अभी होल्डर हो गया उस चेक का। अभी बी ने क्या किया, अब इसके पास इतना पावर है कि अब ये इस इंस्ट्रूमेंट को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसने क्या किया कि सी से कुछ उधार ले रखा था, तो इसने क्या किया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, सी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब ये जो है सी अब इस चेक का होल्डर हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक बोले तो इसका होल्डर हो गया, इसका ओनर हो गया, इसका अब ये पेई हो गया। अब बी नहीं रहा, अब ये पेई हो गया। तो बी कैसे इंडोर्स करता है, बी क्या करेगा कि अपना साइन करके और अपना नाम लिख के जो है इंडोर्स कर देगा। अगर बी सिर्फ साइन करके सी को इंडोर्स कर देता है तो ये ब्लैंक इंडोर्समेंट कहलाता है। सिर्फ सिग्नेचर करके दे दिया तो ये ब्लैंक इंडोर्समेंट कहलाता है। उस पर ये नहीं मेंशन किया कि कितना अमाउंट, किसके नाम से, कब पे करना है, डेट वगैरह सब मेंशन नहीं किया, सिर्फ सिग्नेचर करके दे दिया सी को, तो ब्लैंक इंडोर्समेंट कहलाता है। अब ये जो है बी क्या करेगा, चेक के पीछे या चेक के सामने फ्रंट पे अपना साइन करके और वो सी के नाम पे उसको ट्रांसफ़र कर देगा, उसका नाम लिख देगा, सारे डिटेल लिख देंगे। तो वो सी का, अब इस चेक का, इंस्ट्रूमेंट का होल्डर जो है वो सी बन जाएगा। तो ये कहलाता है इंडोर्समेंट। तो यही यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे यही मेंशन किया है कि इंडोर्समेंट में क्या होता है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर जो भी होल्डर है उसका साइन करके, उसके फेस पे या बैक पे साइन करके किसी और को, या वो एक स्लिप लगा के, एक स्टाम्प पेपर के साथ एक स्लिप लगा के, एनेक्सर लगा के अगर वो इंडोर्स करके दे देता है थर्ड पार्टी को, तो इसको इंडोर्समेंट कहा जाएगा। एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द स्लिप ऑफ पेपर एनेक्सर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएशन अलोंग। अभी जो हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ एक स्लिप डाल के उस पर जो है निगोशिएशन करते हैं बैंकों में, तो उस स्लिप को जो है अलोंग कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडोर्समेंट इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ बियरर चेक। बियरर चेक के केस में इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो बियरर चेक आपको पता है कि जिसके हाथ में लग गया वो उसका बियरर हो जाता है। तो पेइंग बैंकर नीड नॉट लुक इनटू इंडोर्समेंट इफ़ एनी ऑन द बियरर चेक। बियरर चेक के केस में जो है, जो पेइंग बैंकर है जो पे कर रहा है कस्टमर का अकाउंट डेबिट करके, वो उसको देखता भी नहीं है कि इंडोर्स किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो ये इंडोर्समेंट इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ बियरर चेक, ये एक ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद देखते हैं एनी अल्टरेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87 ऑफ एनआई एक्ट में जो अल्टरेशन को डिफाइन किया है कि एनी मटेरियल अल्टरेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रेंडर द सेम void as against anyone who is party thereto at the time of making such an alteration and does not consent thereof unless it was made in order to carry out the common intention of the original party. Any material alteration should be authenticated under the full signature of the drawer. इसके केस में क्या होता है कि अगर 87 में ये मेंशन है कि अगर चेक पे सपोज देखते हैं कि जब भी पेमेंट के लिए कोई कस्टमर आता है तो डेट अगर पोस्ट डेटेड हो जाता है या स्टेल चेक रहता है, तो हम बोलते हैं कि इसका करेंट डेट मेंशन करके दो, नहीं तो उस डेट पे पेमेंट करो। अगर आप डेट चेंज करते हो तो फिर उस पे जो है आप ड्रॉवर का सिग्नेचर लेके आ जाओ, या कुछ अमाउंट में मिसमैच है या कुछ भी प्रॉब्लम है, चेक पे कुछ भी ऑल्टरेशन अगर कस्टमर करता है तो उस केस में जो है ड्रॉवर मतलब अकाउंट होल्डर, जो पर्सन ने चेक इशू किया है उसका सिग्नेचर जो है ऑथेंटिकेशन करने के लिए ज़रूरी होता है। ये जो है सेक्शन 87 कवर करता है। उसके बाद है एनी मल्टीलेशन। अगर कोई चेक एक्सीडेंटली फट जाता है या गंदा हो जाता है, तो इस केस में जो है अगर ड्रॉवर जो इशूअर है ये कंफर्मेशन देता है कि ये चेक मेरे से गलती से मल्टीलेट हो गया है, आप इसको पे करिए, अदरवाइज इन ऑर्डर, बाकी सारी चीज़ें ठीक है तो उसकी पेमेंट भी की जा सकती है। उसके बाद थर्ड आता है कि सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर। द सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर ऑन द चेक इज़ ऑथोरिटी गिवन बाय द अकाउंट होल्डर
टू डेबिट हिज अकाउंट। सिग्नेचर, ड्रॉवर का सिग्नेचर ये बताता है कि मैं अपने अकाउंट को डेबिट करने का ऑथराइजेशन देता हूँ, तो वो सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर हो जाता है। फिर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट आता है स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन। इसके केस में क्या होता है, बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ चेक द बैंक शुड सी देयर इज़ नो स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन। कोई भी चेक पेमेंट करने से पहले बैंक को ये श्योर होना चाहिए कि कुछ स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन तो दिया हुआ नहीं है। स्टॉप पेमेंट के केस में क्या होता है कि व्हेन काउंटर मेडेड चेक इज़ प्रेजेंटेड, अगर स्टॉप किया हुआ पेमेंट जो है अगर प्रेजेंट होता है तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। पेमेंट काउंटर मेडेड बाय द ड्रॉवर, पेमेंट स्टॉप बाय द ड्रॉवर करके आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। और ज्वाइंट अकाउंट का केस है तो दोनों को सिग्नेचर करके चेक को स्टॉप करने के लिए देना होगा ज्वाइंट अकाउंट के केस में। इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट एंड ऑर्डर फॉर स्टॉप पेमेंट मस्ट बी गिवन बाई ऑल द अकाउंट होल्डर, सबको देना होगा। पार्टनरशिप के केस में सारे पार्टनर को साइन करना होगा। और लिमिटेड कंपनी के केस में भी जो है वो सारे पर्सन को, जितने भी ऑथराइज पर्सन है सबको साइन करके देना होगा। तो ये जो है स्टॉप पेमेंट का केस आ जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स, जो सेक्शन 10 ऑफ एनआई एक्ट, पेमेंट इन ड्यू कोर्स जो है सेक्शन 10 ऑफ एनआई एक्ट में डिफाइन किया गया है। और इसमें ये बताता है कि अगर एक बैंकर के लिए कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि गुड फेथ में पेमेंट कर रहा है, विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट कर रहा है। कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करते समय ये देखना, ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ये जो पेमेंट हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है क्या। बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे होते हैं बैंकों में, जैसे एक क्लर्क या ऑफिसर जो भी कैशियर जो है बैठता है, तो वो समय जो है अकाउंट के हाव भाव को जान लेता है कि इस अकाउंट से किस टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। ये जो ब्रांच मैनेजर है या जो भी स्टाफ है वो अकाउंट पे डे बाय डे ट्रांजैक्शन करके ये जान लेते हैं कि इसका हाव भाव कैसा है। तो इनकेस अचानक से किसी एक दिन किसी एक बड़े अमाउंट का कैश, जिसके सपोज किसी एक कस्टमर का अकाउंट है जिसमें आज तो कोई भी कैश पेमेंट नहीं लिया उसने, हमेशा वो चेक ट्रांसफ़र करता है, बड़ी कंपनी है, कैश पेमेंट की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारी चीज़ें चेक से ही होती है। और अचानक एक दिन आता है कि मुझे 1 लाख का या 2 लाख का कैश विड्रॉ करना है, कोई एक पर्सन चेक लेके आता है, तो जो क्लर्क कैशियर रहेगा वो उसको समझ जाएगा कि इस अकाउंट से तो कभी कैश पेमेंट होता नहीं है, तो वो ये ध्यान में रखेगा, विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट करेगा। मतलब उसको एक बार वो ब्रांच मैनेजर से कंसल्ट करेगा कि इसके अकाउंट से कैश विड्रॉल आया है, क्या करूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं। तो ये हो जाता है कि विदाउट नेग्लिजेंस जो है आप पेमेंट कर रहे हैं, आप कस्टमर के अकाउंट को ध्यान में रखते हुए पेमेंट कर रहे हैं। इन केस इसी पेमेंट इन ड्यू कोर्स के केस में जो होता है, कुछ सेक्शन है जिसमें जो है बैंकर को, पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे फ्रॉजरी ऑफ इंडोर्समेंट इन ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक में अगर फ्रॉड करके आया है तो सेक्शन 85(1) के, गुड फेथ में किया है, विदाउट नेग्लिजेंस किया है तो 85(1) के अगेंस्ट में जो है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। अगर बियरर चेक में फ्रॉड होता है तो 85(2) में मिलता है। अगर मटेरियल अल्टरेशन हो गया तो सेक्शन 89 में मिलता है। इन केस ऑफ क्रॉस चेक अंडर सेक्शन 128 में मिलता है। तो ये सारे जो है, सबसे पहला तो सेक्शन 10 में ये डिफाइन किया है, और सेक्शन 81 में ऑर्डर चेक, सेक्शन 85(2) में बियरर चेक, इस टाइप से जो है सेक्शन डिफाइन किए हैं कि पेइंग बैंकर को कहाँ कहाँ पे जो है प्रोटेक्शन मिलता है अगर उसने पेमेंट जो है गुड फेथ में और विदाउट नेग्लिजेंस किया है। तो ये तो बात हो गई पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब बात आती है लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक क्या होता है, सेक्शन 31 में डिफाइन हुआ है एनआई एक्ट में। इसके अंतर्गत जो ये कहा जाता है कि ड्रॉई बैंक जो है, जो पे करेगा, उसके अंदर एक लायबिलिटी, उसको जो है एक लायबिलिटी होता है कि जो भी चेक उसको प्रेजेंट किया होगा, सफिशिएंट बैलेंस है तो पे करना है। बट इन केस कुछ डिफ़ॉल्ट का केस आता है तो उस केस में प्रॉपर उसने पेमेंट नहीं किया या कुछ जो ड्रॉवर है उसको लॉस या डैमेज होता है, तो इस केस में जो है ये इस बैंक की लायबिलिटी बन जाती है, पेइंग बैंक की लायबिलिटी बन जाती है। अब कहाँ कहाँ पे लायबिलिटी बनती है वो देख लेते हैं। जैसे सफिशिएंट एंड एडिक्वेट फंड्स हैं, फॉलोइंग आर द सर्कमस्टेंसेस मींस फंड्स आर सफिशिएंट बट नॉट प्रॉपरली एप्लीकेबल। पैसे अकाउंट में है लेकिन कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर स्टॉप पेमेंट कर दिया गया है तो, या वो ड्रॉवर का डेथ हो गया है एंड इट्स इंटीमेशन, उसका इंटीमेशन रिसीव हो गया कि ठीक है इसका डेथ हो गया है, तो व्हेन फंड अंडर गार्निश ऑर्डर, इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर है, सेल्स टैक्स या वेल्थ टैक्स ऑर्डर आया है अकाउंट में, फंड इन मार्क फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, या किसी पर्पस के लिए, जैसे लीन लगाया हुआ है किसी पर्पस के लिए कि एफडी अगेंस्ट ओडीडीआई या समथिंग, ऐसा कुछ भी लीन लगाया हुआ है किसी पर्पस के लिए, फंड्स आर सेट ऑफ बाय द बैंक,
फंड्स आर या राइट ऑफ सेट ऑफ लगाया गया है तो बैलेंस आर नॉट क्लियर, अंडर क्लियरिंग है, तो ये सारे केसेस में जो है सफिशिएंट बैलेंस, एडिक्वेट बैलेंस होने के बावजूद भी जो है पेमेंट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो है प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द पेइंग बैंकर, कब प्रोटेक्शन उसको अवेलेबल है। अब पेइंग बैंकर इज इंटाइटल टू प्रोटेक्शन अंडर एनआई एक्ट, उसको अगर फॉर्ज इंडोर्समेंट, हमने देखा ऑलरेडी यहाँ पे देखा कि फॉर्ज इंडोर्समेंट के केस में 81, बियरर का केस है तो ऑर्डर है तो 81, बियरर है तो 82, और इंडोर्समेंट इन ड्राफ्ट अंडर 85A, और मटेरियल अल्टरेशन है तो 89, पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक है तो सेक्शन 128। तो ये सारी चीज़ें जो है पेइंग बैंक को जो है प्रोटेक्शन मिलता है इस केस में। फिर प्रोटेक्शन इन केस ऑफ फॉर्ज इंडोर्समेंट इन ऑर्डर चेक, फिर एक एक करके वही सारी डिफिनीशन दिया है कि ऑर्डर चेक में कब इन फ्रॉज का केस है तो कब प्रोटेक्शन मिलता है। 85(1) जो यहाँ पे पार्ट दिया है उसी को एक एक करके डिफाइन किया है यहाँ पे आगे। सो कलेक्टिंग बैंक को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कलेक्टिंग बैंक होता क्या है। सपोज ए है, ये ड्रॉवर है जिसका एक बैंक अकाउंट है, जिसने एक चेक इशू किया बी के नाम पे। बी जो है वो पेई हो गया और इसने एक क्रॉस चेक इशू किया। क्रॉस चेक जो स्पेशल या जनरल क्रॉसिंग हमने देखा जिसको अकाउंट पेई चेक बोलते हैं। अभी अकाउंट पेई जो है ये प्रैक्टिस में है, ये एनआई एक्ट के थ्रू कभी इसका डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अकाउंट पेई जो है प्रैक्टिस के लिए कहने लगे हम लोग कि ये क्रॉस चेक है तो अकाउंट में ही पे होगा तो अकाउंट पेई कहलाता है, बट एनआई एक्ट में ये डिफाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो है बी ने अभी ये चेक लिया और इसने अपने एक बैंक में, ABC बैंक में इसने ये चेक को प्रेजेंट किया। ये इसने इसमें डाल दिया कि ये मुझे इसका क्लियरिंग जो है ए के अकाउंट से मुझे पैसे चाहिए। अब ए का एक अकाउंट है XYZ, तो ये बी जो है, बी का बैंक एजेंट के रूप में इसके लिए काम करेगा। बी का बैंक इसके लिए एजेंट के रूप में काम करेगा और इसने यहाँ पे चेक डाला तो ये अप्रोच करेगा XYZ को कि आप मुझे इस चेक का पेमेंट दे दो। फिर XYZ जो है ABC को पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे ये जो ABC है, जो पेयर का, जो पेई का बैंक है, जो पेई का बैंक है वो कलेक्टिंग बैंक कहलाएगा, कलेक्टिंग बैंक कहलाएगा। तो यहाँ पे 131 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 131 में जो है कलेक्टिंग बैंक को कुछ प्रोटेक्शन मिला हुआ है। वो क्या है, सेक्शन 131 एनआई एक्ट गिव प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंक कि अगर चेक शुड हैव बीन कलेक्टेड फॉर कस्टमर के लिए कलेक्ट किया गया है, उसके एजेंट के रूप में बैंक काम कर रहा है। दूसरा है कि द चेक शुड हैव बीन क्रॉस इधर जनरली और स्पेशली बिफोर इट कम टू, अगर बैंक में डिपॉजिट होने से पहले अगर वो जनरली या स्पेशल क्रॉसिंग किया हुआ है ऑफ अ बैंक फॉर कलेक्शन। इफ एन अनक्रॉस चेक was tender for collection and after that if the banker was at crossing the protection will not be available। अगर बिना क्रॉस किया हुआ चेक आया और बैंकर ने अपने मन से उसको क्रॉस कर दिया तो फिर प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलता है। वाइल कलेक्टिंग द चेक द बैंकर एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। हर बार आपको ये देखने को मिलेगा कि बैंकर को विदाउट नेग्लिजेंस और गुड फेथ में ही एक्ट करना है, अदरवाइज उसकी लाइबिलिटी बन जाती है, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है किसी भी एक्ट के थ्रू में। तो ये चीज़ जो है कलेक्टिंग बैंक को जो है 131 ऑफ एनआई एक्ट जो प्रोटेक्शन देती है, बट ये सारी कंडीशन है उसके बेस पे देती है। उसके बाद हम देख लेते हैं इंडोर्समेंट ऑफ चेक। हमने अभी वीडियो 1 के पार्ट 1 में या वीडियो अभी पार्ट 2 जो चल रहा है इसमें इंडोर्समेंट का हमने बहुत बार देखा कि इंडोर्समेंट ऑफ चेक होता क्या है। जब भी इंस्ट्रूमेंट को, जब भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ए से बी, बी से सी, सी से डी ऐसे एक दूसरे को जब भी ट्रांसफ़र करते हैं उसको इंडोर्स करते हैं। ट्रांसफ़र करना मतलब इंडोर्स करना, उसको इंडोर्स करते हैं तो वो इंडोर्समेंट ऑफ चेक कहलाता है। तो ये इंडोर्समेंट जो है सेक्शन 15 ऑफ एनआई एक्ट में है। When the maker of holder of negotiable instruments sign the same otherwise than such maker the purpose of negotiation, बैक या फेस पे साइन करके, अभी मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया था, तो वो इंडोर्समेंट कहलाता है इस केस में। तो काइंड ऑफ कितने तरह के इंडोर्समेंट हो सकते हैं, ऑलरेडी बोला था कि ब्लैंक इंडोर्समेंट सिर्फ सिग्नेचर करके दे दिया, मेरे सिग्नेचर ऑफ द इंडोर्सर, बैक साइड में सिग्नेचर करके विदाउट मेंशनिंग कुछ भी डिटेल नहीं डाला, सिर्फ सिग्नेचर करके दे दिया, तो वो ब्लैंक इंडोर्समेंट कहलाता है। इंडोर्समेंट इन फुल का मतलब होता है कि उसने उसको डायरेक्शन दिया कि इतना अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करो, सर्टेन पर्सन को करो, उसका ऑर्डर दिया कि ये फुल जो है ये सारी चीज़ें अपना जो राइट्स है वो ट्रांसफ़र करता है कि अब मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, स्पेसिफिक पेमेंट पर्सन को आप पेमेंट कर दो। ही ऑल्सो अटेस्ट द इंडोर्समेंट मेड प्रायर टू हिज जेन्युइन, उस जेन्युइन तरीके से सब इंडोर्समेंट करके देता है तो वो फुल इंडोर्समेंट हो जाता है।
फिर उसके बाद थर्ड होता है कंडीशनल इंडोर्समेंट। कंडीशन मतलब एक कंडीशन डाल दिया, एक उसमें कुछ एक स्पेसिफिक क्लू डाल देता है, जैसे नॉर्मली द इंडोर्सर बाइंड हिमसेल्फ टू पे इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बट व्हेन एक्सक्लूड हिज लाइबिलिटी विदाउट रिकॉर्ड्स। हमने जब भी फैक्टरिंग फॉरफिटिंग देखा था वहाँ पे विथ रिकॉर्ड्स विदाउट रिकॉर्ड्स देखा था, तो वो केस यहाँ पे आ जाता है कि कंडीशन डाल देता है कि मैं फिर लाइबल नहीं होऊंगा, या ऐसा कुछ कंडीशन डाल देता है कि इंडोर्समेंट टर्म इज द कंडीशनल, तो वो कंडीशनल हो जाता है। फिर उसके केस फोर्थ वन हो जाता है रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, जो सेक्शन 50 में डिफाइन होता है। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है कि द इंडोर्समेंट में रिस्ट्रिक्ट और एक्सक्लूड द राइट टू निगोशिएट और रिसीव दिस कंटेंट फॉर द यूज ऑफ इंडोर्सर इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। पे टू नालिनी मुंबईकर ओनली। पे टू मतलब एक रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक स्पेसिफिक बैंक जैसे आईडीबीआई बैंक में ही इसका अकाउंट है तो ही पे करो, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन दे देता है कि यहाँ पे इसी बंदे को पे करना है, एक नाम उसको स्पेसिफाई कर देगा। उसके बाद हो जाता है कि सेंस रिकोर्स विदाउट लाइबिलिटी, सेक्शन 52 में हो, ये ध्यान रखिएगा, विदाउट लाइबिलिटी सैंड रिकॉर्ड्स कहलाता है कि मेरी इसमें कुछ लाइबिलिटी नहीं होगी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ उसमें मेंशन करके देगा। पे टू श्रीमती रामेश्वरी देवी और ऑर्डर विदाउट रिकॉर्ड्स टू मी, अगर पे हो गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे ऊपर कुछ लाइबिलिटी नहीं आएगा, तो सैंड रिकॉर्ड्स हो जाता है। फिर फैकल्टिव होता है, एज पर रिक्वायरमेंट द इंडोर्सी मस्ट गिव अ नोटिस टू ऑफ डिसऑनर टू द इंडोर्सर बट इंडोर्सर मे वेव हिज राइट इन राइटिंग टू इंडोर्समेंट। एग्जाम्पल, पे टू श्रीमती मनोरमा और order notice to dishonor waived, the endorser however remain liable to endorsee for a non payment of the instrument। तो ये फैकल्टी हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए कि फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि सपोज उसने 1000 को 1 लाख बना के और किसी को दे दिया, तो फिर वो फॉर्ज के केस में आ जाता है, तो ये फॉर्ज का केस हो जाता है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कि बाउंसिंग या डिसऑनर क्या होता है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 1881 जो है उसमें अमेंडमेंट हुआ 1988 में, और उसमें इनसफिशिएंट फंड हुआ, इसकी वजह से चेक बाउंस हो गया, तो ये सब चीज़ों का अमेंडमेंट डाला गया, जो बाद में अगेन अमेंड हुआ था 2002 में, और कुछ न्यू जो है सेक्शंस उसमें आए थे। तो ये क्रेडिबिलिटी जो होता है फिर ड्रॉवर का हो जाता है कि इनसफिशिएंट फंड हुआ अगर चेक आपका बाउंस हो जाता है। उसके बाद आता है रिटर्न ऑफ चेक। चेक रिटर्न किस किस केस में हो सकता है, अगर ड्रॉवर ने स्टॉप पेमेंट करा दिया, या कस्टमर का डेथ हो गया, या गार्निश ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर, कुछ रेवेन्यू अथॉरिटी का ऑर्डर आया है, या बैंकों में राइट ऑफ सेट ऑफ ने लगाया, तो फिर ये सब जो है वो चेक रिटर्न किया जा सकता है। फिर रिटर्न ऑफ चेक व्हेन चेक इज टर्न्ड अनपेड बाय द बैंक फॉर रीजन, ऐसे भी रिटर्न हो सकते हैं कि इनसफिशिएंट फंड है या एक्सीड अरेंजमेंट हो गया। रेफर टू ड्रॉवर, ड्रॉवर को रेफ़र करिए, उसने चेक को स्टॉप करवा दिया या कुछ प्रॉब्लम है। नो अरेंजमेंट या पेमेंट स्टॉप्ड, क्लोजर ऑफ अकाउंट बाय ड्रॉवर, तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से जो है चेक को स्टॉप किया जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन 141 ऑफेंस बाय कंपनी। सेक्शन 141 जो है ऑफेंस बाय कंपनी को देखती है। इफ़ अ पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस इन अ कंपनी, अगर कुछ ऑफेंस कंपनी में वो कमिट करता है, कुछ गलती मिस्टेक, देन एवरी पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ऑफेंस एज वेल एज कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी फॉर द ऑफेंस, तो सब लोगों को गिल्टी पाया जाएगा उस केस में। फिर सेक्शन 143 में समरी ट्रायल बाय द कोर्ट एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन 131 142 शैल बी ट्राइड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाय और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये सब एक बार से गो थ्रू करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें इतना एग्जाम में पूछते नहीं हैं, आप एक बार पढ़ भी लीजिए, नहीं भी पढ़ सकते हैं, एक बार गो थ्रू करने में क्या जाता है। बाकी जो ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके बाद अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर, इसमें जो है क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहला है पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ड्यू डेट, ये बात तो नहीं है। इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेन्योर, मतलब गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस जो है पेमेंट करना, पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाता है। उसके बाद आ जाता है सेकेंड, पेमेंट ऑफ चेक इज गवर्नड बाई सेक्शन एनआई एक्ट। किस एनआई एक्ट में जो है पेमेंट ऑफ चेक को गवर्न किया गया है, तो सेक्शन 10 ऑफ 31, 85 और 126, ये सब में जो है चेक पेमेंट को गवर्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वन इज द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर ऑफ चेक इज टू मेक पेमेंट व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड। ड्रॉवी मतलब बैंक, अपने बैंक कब पेमेंट करेगा, कोई भी चेक अगर प्रेजेंट होता है तो उसका पेमेंट कब करेगा, अगर सफिशिएंट फंड रहा तो
और रिक्वायर्स अगर जो अकाउंट होल्डर है अगर वो चाहता है वो साइन करके दिया है तो प्रॉपरली अप्लीकेबल फॉर पेमेंट, सारी चीज़ें बराबर है अप्लीकेबल है तो पेमेंट करेगा। नेक्स्ट है क्रॉसिंग इन अ चेक इज, क्रॉसिंग का मतलब मस्ट बी फेस ऑफ, क्रॉसिंग हमेशा फेस में होनी चाहिए। अभी कोई चेक आया बैक साइड में ऐसे 2 लाइन खींच दिया है और बोलता है नहीं नहीं ये तो मैंने क्रॉस करके दिया था, तो ये नहीं होगा। फ्रंट में फेस में ही क्रॉसिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी कॉर्नर में बीच में भी कर दिया किधर भी कर दिया तो वो क्रॉसिंग कहलाता है। फिर आता है कि फेस पे होना चाहिए बस। तो फिर आता है प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक आर डिफाइंड इज, कहाँ निगोशिएबल एक्ट में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो है ये तीनों डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आता है चेक इज पेएबल ऑन डिमांड, ऑब्वियसली चेक हमेशा डिमांड पे पेएबल होगा। अभी आपके ने चेक रखा है अपने घर पे किसी से कलेक्ट करके, अब आप सोचेंगे बैंक आएगा मेरे पास बोलेगा आप ये चेक दे दो मैं पे कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप जब पैसे का डिमांड करेंगे चेक लेके जाएंगे बैंक में तो आपको पेमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है कि क्रॉसिंग इज अ डायरेक्शन टू, कौन से बैंक को, कि पे द चेक टू द पेई थ्रू द बैंक, पेई जिसके नाम पे चेक है उसको पे करने का पेइंग बैंकों का ये जो है क्रॉसिंग डायरेक्शन दिया जाता है। फिर उसके बाद है वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर एनआई एक्ट, अकाउंट पे क्रॉस, ये तो जनरल प्रैक्टिस है कि अकाउंट में ही पे करना है क्रॉसिंग को तो इसको अकाउंट पे क्रॉसिंग, बट ये कुछ एक्ट में इसको नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है एक्ट डन ऑनेस्टली आर कॉल्ड एक्ट एज विदाउट नेग्लिजेंस, विदाउट नेग्लिजेंस का मतलब मैंने पूरी तरह से छानबीन करके इसकी पेमेंट की है, तो फिर ये जो हो जाता है विदाउट नेग्लिजेंस हो जाता है। अच्छा सॉरी यहाँ पे मेंशन है गुड फेथ, एक्ट डन ऑनेस्टली, ऑनेस्टली मतलब गुड फेथ में किया, विदाउट नेग्लिजेंस मतलब सारी चीज़ें को बराबर से देख के किया तो विदाउट नेग्लिजेंस आ जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है व्हेन द होल्डर ऑफ द ऑर्डर चेक साइन ऑन द बैक ऑफ इट विदाउट स्पेसिफाइंग द पर्सन हुम द अमाउंट इज पेड, तो हमने देखा था कि ये ब्लैंक इंडोर्समेंट सिर्फ साइन करके दे दिया तो ब्लैंक इंडोर्समेंट करके दे दिया, मतलब साइन रिकॉर्ड्स का मतलब विदाउट लाइबिलिटी, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है इन केस ऑफ कुछ इन सब प्रॉब्लम होता है आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो मेरी लाइबिलिटी नहीं बनती है ऐसा। फिर बैंक ऑन हुम अ चेक इज ड्रॉन बाय द कस्टमर, उसको पेइंग बैंक बोलते हैं हम लोग। फिर सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट एक्सटेंड्स प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंक, 131 अभी हमने देखा कि कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन देती है। फिर नेक्स्ट है वेयर अ कस्टमर बाई अ लेटर हैज़ एडवाइज द बैंक डायरेक्टिंग द बैंकर नॉट टू ऑनर पे अ पर्टिकुलर चेक सच लेटर इज कॉल्ड, स्टॉप पेमेंट वगैरह जब करवाते हैं कस्टमर तो वो केस हो जाता है कि वो बैंकों को रोक रहा है कि मेरा जो है पेमेंट मत करो। देन लास्ट आता है कि फॉर चेक इज़ अ इनवैलिड चेक, वो तो इनवैलिड चेक हो जाता है, अगर मालूम चल गया कि ये फॉर चेक है तो वो इनवैलिड हो जाता है। सो फ्रेंड्स कीप रीडिंग और आप प्रॉपर इसका प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखेंगे ओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस किधर भी कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम आपको लगे तो आप ज़रूर कमेंट डाल के मुझे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि बाकी सारे लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके और इनका जीआई भी क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।